नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 11 जुलाई 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 का जो टर्म है वो टर्म होता है शनिवार को इन्वायरमेंट इकोलॉजी का या कुछ अन्य टॉपिक उसमें है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत पर्यावरणीय निम्नीकरण एक टॉपिक है और फिर उसका समाधान। इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पर 20 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे और 10 प्रश्न आज के करंट अफेयर पे भी हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि रोज हम डिस्कस करते आए हैं। तो टोटल 30 प्रश्न आज भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन 30 प्रश्नों को आप इस तरीके से तैयार कीजिए कि कम से कम 50 प्रश्न आपके तैयार हो जाएं, क्योंकि जो मैं व्याख्या यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं वो व्याख्या एक दो प्रश्नों को और अपने साथ में लेकर आती है। या कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं और वैसे वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इस लिहाज से कि उसमें 3-4 प्रश्न बन जाते हैं, वन लाइनर। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल आपका संडे है और संडे को डेली 30 का वीकली टेस्ट होता है। इस टेस्ट में जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो इसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अभी इस टेस्ट को अगर मैं पेड कर दूं, महीने में 4 से 5 टेस्ट ये होते हैं, जितने भी संडे पढ़ेंगे 4 तो कम से कम पढ़ेंगे, पेड कर दूं तो इसकी वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। बहुत मेहनत से ये टेस्ट तैयार किया जाता है, लेकिन मेहनत आपको तो करनी नहीं पड़ रही है तो आपको इसकी वैल्यू पता भी नहीं होनी चाहिए। वैल्यू देखिए, पैसे का महत्व कभी कभी फ्री चीजों में आप क्यों नहीं समझते हैं, क्योंकि आपको उसके जो वर्क होते हैं, उसके लिए जो कार्य होते हैं, वो कार्य आपको पता नहीं होते हैं कितना उसके पीछे होता है। तो मैं आप लोगों को सुझाव दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं कि उस टेस्ट को आप करें। अगर उस टेस्ट को आप करेंगे तो आपकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई उसका नुकसान आपको नहीं होना है कि कोई ऐसा डोज है जिसको खाने के बाद आप अचानक मूर्छित हो गए, टेस्ट दिए, टेस्ट देने के बाद में मूर्छा आ गई और फिर अब बड़ी समस्या हो गई, हॉस्पिटलाइज आपको करना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। आप मजे से टेस्ट दें, रैंक लेके आए। और या फिर आप उसकी वैल्यू ना समझ रहे हो तो उसका मैं उपाय करूं। चलिए, मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। कभी कभी आप लोगों को हड़काना भी थोड़ा जरूरी होता है। मानवीय क्रियाकलापों एवं प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा स्थानीय, प्रादेशिक एवं विश्व स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास एवं अवनयन को क्या कहा जाता है? चाहे वो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा हो या फिर प्राकृतिक प्रक्रमों के द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियां हो जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता जो है वो कम हो जाए, उसमें ह्रास हो जाए, अवनयन हो जाए। ये ह्रास और अवनयन ये निगेटिव शब्द है, यानी कि उसमें घटोत्तरी हो रही है, उसकी गुणवत्ता खराब हो रही है। तो इसी को पर्यावरणीय निम्नीकरण या पर्यावरणीय अवनयन दोनों के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न कभी भी ऐसे देखकर टिक मत कर दीजिएगा कि ए ऑप्शन मिल गया मुझे उत्तर और फटाक से आपने मार दिया, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, वो प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी ऑप्शन में उपयुक्त दोनों दिया था। तो ये क्या हो गया, पर्यावरणीय निम्नीकरण हो गया। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ऐसा होगा और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो टॉपिक है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ग्रीन हाउस गैस में मीथेन या मीथेन आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है और ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कौन सी गैसें होती हैं? ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर आच्छादित होकर एक ऐसे आवरण का, घने आवरण का निर्माण करती हैं जिससे होकर पृथ्वी पर सौर विकिरण आ तो पाता है, ऊपर से सौर विकिरण पृथ्वी पर नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर को नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये आवरण बना लेती हैं, एक आवरण पूरा बन जाता है। इसके कारण क्या होता है, मान लीजिए कि एक आवरण बना है, ऊपर से नीचे तो टेम्परेचर आ रहा है, विकिरण आ रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन नीचे से ऊपर ये नहीं जा पा रहा है। ऐसा ये नहीं हो रहा है, ये तो हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसी आवरण के अंतर्गत क्या होगा, यहीं पे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और यही ग्रीन हाउस प्रभाव बोला जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन गैस नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस, सर्वाधिक मात्रा में की लगभग 50% ग्रीन हाउस गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो 50% के लगभग पाई जाती है टोटालिटी में ग्रीन हाउस गैसों में? परसेंटेज इसका देखें तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। 50% के लगभग यही पाई जाती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड तो इतना पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा अन्य गैसें जो पाई जाती हैं
उनका भी योगदान है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो यही हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन है? ये डेटा चेंज होता रहता है, लेकिन वर्तमान समय में जो अपडेटेड है, मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल सही अपडेट है। चीन सबसे ज्यादा है ना। ये टोटल की बात हो रही है, इसमें दो तरह के डेटा पूछे जाते हैं। एक होता है पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब टोटल निकालिए और टोटल को आप डिवाइड कर दीजिए वहां की पॉपुलेशन से। तो पर कैपिटा जो है वो कहाँ का ज्यादा आएगा? जहाँ की पॉपुलेशन कम होगी तो वो तो चीन नहीं है, वो तो अमेरिका हो जाएगा। लेकिन टोटल अगर आपसे पूछा जाए तो ये चाइना हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और चीन में 27.5%, सेकेंड स्थान पर अमेरिका आता है। अमेरिका में 14 दशमलव समथिंग है, 7-8 या कितना 15% के लगभग। और जो भारत है, भारत करता है 7.26% योगदान। ये वैश्विक योगदान है CO2 इमिशन में। और रसिया जो करता है वो 4.68% करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्रम याद रखिएगा, चाइना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का कारण मुख्यतः कौन सी गैसें हैं? अम्ल वर्षा का नाम कभी आपने सुना है? जो भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं या उनका जो इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, तो औद्योगिक देशों में अधिक गंभीर समस्या के तौर पर अम्ल वर्षा को देखा जाता है। और अम्ल वर्षा का कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसें मिलकर वहां पर अम्ल वर्षा करती हैं। और मुख्य स्रोत जो है ये जीवाश्म ईंधन जो होते हैं उनको जलाया जाना इनका मुख्य स्रोत होता है। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वही मुख्य स्रोत है। औद्योगिकरण जब हुआ तो फॉसिल फ्यूल्स का जो उपयोग है वो ज्यादा हुआ। और कार्बन डाइऑक्साइड के पश्चात सल्फर डाइऑक्साइड वायु को प्रदूषित करने वाली जो प्रमुख गैसें हैं उनमें सल्फर डाइऑक्साइड का भी योगदान होता है। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न भी मैंने यहाँ पर सेट किया है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के पश्चात वायु को प्रदूषित करने वाली दूसरी महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो दूसरी अगर आपसे पूछा जाए तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आप तैयार बिल्कुल सही से रखिएगा। अम्ल वर्षा के प्रमुख कारक सल्फर और नाइट्रस आपको पता होगा, नाइट्रिक भी आप याद कर लीजिए, तीनों होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस की परत पाई जाती है। पहले भी ओजोन पर हमने एक पूरा एपिसोड लिया था, ओजोन गैस पर, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था भूगोल के अंतर्गत। इसमें भी मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं कि समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन की परत पाई जाती है। बिल्कुल सही है, समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की परत पाई जाती है। दो प्रश्न, ये वन लाइनर भी आपके यहां से तैयार हो गए। और दूसरा स्टेटमेंट है, क्लोरीन का एक अणु ओजोन के अनेक अणुओं का विनाश करने में सक्षम होता है और ओजोन नष्ट हो जाती है क्लोरीन के कारण। और ओजोन अगर नष्ट हो गई तो परावैंगनिक किरणें हमारे पृथ्वी पर हमारे पास तक आ जाएंगी और चर्म रोग, कैंसर, मतलब जो चर्म कैंसर होता है, जो शरीर में कैंसर कई जगह पे होता है, तो चर्म कैंसर है, मोतियाबिंद है, अन्य बहुत सारी बीमारियां हैं जो चर्म से रिलेटेड हैं, इनसे होने का खतरा हो जाता है। तो दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट दिए हुए यहाँ पर, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, कुछ फैक्ट है उनको याद करिए, दोनों को मिलाइए, दिमाग में बिठाइए, बार बार रिवाइज करिए, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और बिना रिवीजन के तो कुछ नहीं होना है। रिवीजन आप करिए, लगातार आप रिवीजन करते रहिए और करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुधा। आप लोग में से मुझे यकीन है कोई भी जड़मत नहीं है, सब अच्छी बुद्धि वाले हैं। बस रिवीजन अगर आप करते रहेंगे, बार बार चीजों को पढ़ते रहेंगे, अच्छे ट्रैक पे चलेंगे। क्या पढ़ना है ये पता करिए और फिर उसको बार बार पढ़िए, बस सिलेक्शन के करीब आप पहुंच जाएंगे। सर्वप्रथम ओजोन छिद्र का पता किसने लगाया था? तो जो ओजोन छिद्र की बात हो रही है, ओजोन को O3 से लिखते हैं ना, तो ओजोन छिद्र की जो ये बात हो रही है, ये 1985 की बात है। फॉरमैन ने सबसे पहले ओजोन छिद्र का पता लगाया था। और ये जो छिद्र है, कहने का मतलब कि जो ओजोन है, ओजोन कटी, हट गई ओजोन और उसमें छिद्र हो गया, यानी कि इसका ओजोन का अगर ह्रास होने लगेगा तो जो समस्या होगी वो कब से पता होना चालू हुआ? जब फॉरमैन ने 1985 में ये पता लगाया कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। और ओजोन क्षेत्र का पता जो लगाया गया था आर्कटिक और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगाया गया था। और ओजोन क्षरण का जो कारण बताया गया उसमें अगले प्रश्नों पर हम इसकी चर्चा करेंगे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और जो कारण बताया गया, मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बताया गया। और इस गैस का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, ये प्रश्न है। इस गैस का जो प्रयोग होता है, इस गैस के प्रयोग के अंतर्गत प्रणोदक में प्रयोग है, इसमें प्रशीतक में प्रयोग होता है। प्रशीतक आप जानते हैं, जहां पर एसी के रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, मतलब ठंडा करने वाला जो भी चीज होगा, प्रशीतक जो बड़े बड़े
कई बार आप देख रहे होंगे कोल्ड स्टोरेज, तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। और प्लास्टिक के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तो ये तीनों के तीनों ये सही हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बहुत सारी हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की सफाई और झाग देने वाले प्लास्टिक के निर्माण के कार्यों में भी इसका प्रयोग होता है। और पराबैंगनी विकिरण के पृथ्वी पर अगर आने से हमको जो बीमारियां होती हैं उनसे निजात पाना है, तो हमको ओजोन की परत को सही रखना ही होगा। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी कि ये धीरे धीरे जो ओजोन छिद्र होता है फिर वो बढ़ जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बढ़ जाता है तो हमको बार बार करते रहना है छेद, कि हम लोग एक लग्गी ले लें और छेद लगाएं, ऐसा कुछ आप कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसी गतिविधियां हम करेंगे तो छेद हो ही जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का प्रभाव नहीं है? मरुस्थली का कौन सा प्रभाव नहीं है? मरुस्थलीकरण होता क्या है? मरुस्थलीकरण का मतलब होता है भूमि का मरुस्थल, अर्धमरुस्थल या शुष्क उप आर्द्र भूमि के रूप में रूपांतरित हो जाना। मानवीय गतिविधियां हैं, जलवायु परिवर्तन है जो इसके कारण है मरुस्थलीकरण के। मरुस्थलीकरण तभी होता है जब कुछ मानवीय हस्तक्षेप होता है या कुछ ऐसे जलवायु परिवर्तन हो। जब मरुस्थलीकरण हो जाता है तो मरुस्थलीकरण में जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मृदा से उपजाऊ खनिज पदार्थ व्यर्थ चले जाते हैं, तीव्र गति से मृदा का अपरदन होता है। अगला दिया है, मृदा का उपजाऊपन जो है वो बढ़ जाता है। मृदा या भूमि का उपजाऊपन क्यों बढ़ेगा? जब ये सारी गतिविधियां होंगी, ये तीनों आप देखिए, तो इसका किसी भी कंडीशन में उपजाऊपन तो बढ़ेगा नहीं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, ये प्रभाव नहीं है मरुस्थलीकरण का। अगला प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट है, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल में एक समझौता हुआ था। बिल्कुल सही बात है, 1987 में मॉन्ट्रियल में एक समझौता हुआ जो ओजोन परत के क्षरण को रोकने से रिलेटेड था। और इस समझौते में 2000 ईस्वी तक ओजोन नाशक गैसों के उत्सर्जन में 90% की कमी लाने का एक प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सहमति मिल गई थी। और दूसरा स्टेटमेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी के विकल्प के रूप में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि एचसीएफसी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो है और ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, फिर हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, इनका उपयोग किया जा सकता है, ये भी बात है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे अगर दूसरी चीज नहीं लाई जाती तो जो हमने अपनी आराम तलब जिंदगी अपना रखी थी वो कैसे चल पाती? तो ये विकल्प हो जाएगा कि ये सब हम उपयोग कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 1987 में, ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल, और ये ओजोन परत के क्षरण से रिलेटेड था। पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 1972 ईस्वी में कहां किया गया था? पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए यह कार्य किया जा रहा था, और यह कार्य हो रहा था स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत, जो कि 1972 में ये हुआ था, ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा विश्व स्तर पर। तो ये भी स्टॉकहोम सम्मेलन में ही निर्णय लिया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीओ का गठन किस सम्मेलन में और कब किया गया था? तो यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो यूएनएफसीसीओ नहीं, सी होना चाहिए ना, यहाँ ओ क्यों होगा? यूएनएफसीसीओ होता है, ये ओ गलत लिख गया है। तो इसका जो गठन किया गया था वो रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में। रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसी में इसका गठन किया गया था। 3 जून से 14 जून 1992 के बीच में विश्व के 178 देश जो थे उन्होंने प्रतिभाग किया था इसमें। रियो दी जनेरियो ब्राजील में पड़ता है ना, इसीलिए इसको रियो दी जनेरियो को शॉर्ट में रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। रियो सम्मेलन रियो दी जनेरियो में हुआ था, और ये कहाँ पे है? ये ब्राजील में है। ये कहाँ है? ब्राजील में है। तो ये ध्यान रखिएगा, वहीं पर ये बात की गई थी कि यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया जाए। अगला प्रश्न है, कोप सम्मेलन जब प्रारंभ हुए तो कोप 1 का आयोजन कहां किया गया था? आप कोप 19, कोप 20, 22 ऐसे पढ़ते रहते हैं ना, तो कोप 1 का आयोजन कहां किया गया था? जब ये शुरू हुए तो रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन में पृथ्वी को पारिस्थितिक असंतुलन से बचाने के लिए जब वो सम्मेलन हुआ, जिसको रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता था, और उसी में एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन भी करने का निर्णय लिया गया। तो पहला जो कोप सम्मेलन था वो 1995 में हुआ था, और ये जो सम्मेलन था वो बर्लिन में आयोजित हुआ था। और बर्लिन कहाँ है? बर्लिन है जर्मनी में। आप लोगों से मैं प्रश्न कम पूछता हूँ, यही सब प्रश्न मैं कभी कभी पूछ लिया करता था।
कई लोग मुझे मैसेज करके कहे सर जब आप पूछ ही लेते हैं तो बताते क्या है। मैं 50 फैक्ट बताता हूं तो उसकी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 2 पूछ लेता हूं तो आप लोगों को लगता है अरे सब तो पूछ ही लेते हैं। देखिए, आप लोग सोचते होंगे मुझे नहीं आता इसलिए पूछते हैं। अरे मुझे नहीं आएगा तो मैं देख के बता दूंगा, मेरे पास डिवाइसेस रखी हुई हैं। ये देखिए 2-2 3-3 फोन रखे हुए हैं मेरे पास, ये देखिए सब पास में रखे हैं ना, मैं इसको उठाऊंगा और देख के बता दूंगा। तो इतना कोई इशू मेरे पास नहीं है और ना मुझे शर्म आती है देखने में। मैं पूछता इसलिए हूं कि आप लोग उसको जान पाए। मुझे कोई शर्म नहीं आती कि मुझे ये प्रश्न नहीं आता, मैंने देख के बताया। ठीक है, मुझे नहीं आती। आप लोग हंस रहे होंगे कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं, जैसा भी है। अगला प्रश्न, तो ये बर्लिन इसका सही उत्तर हो जाएगा, बर्लिन जर्मनी में है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कार्यक्रम 21, इसको प्रोग्राम 21 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है वो कार्यक्रम जो 21 है, एजेंडा 21 यहाँ पर होना चाहिए, प्रोग्राम इसका ये सही नहीं अनुवाद, इसको एजेंडा 21 अंग्रेजी में कहते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो हिंदी में तो कार्यक्रम हो जाएगा, कार्यक्रम, लेकिन उसका प्रोग्राम ट्रांसलेट मत करिए, एजेंडा 21। और कभी कभी ये एजेंडा इधर भी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा आपको मिल जाएगा कि एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 जो था ये पर्यावरण संरक्षण एवं विकास से संबंधित एक दस्तावेज था, 800 प्रश्नों का एक दस्तावेज। इसमें 21वीं शताब्दी एवं उसके आगे के पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के लिए राष्ट्रों के जो अधिकार हैं और अधिकारियों के साथ उनके कर्तव्य क्या है, ड्यूटीज और उनके राइट्स, दोनों की बात की गई। और कार्यक्रम 21, एजेंडा 21 पर आने वाले खर्च को वहन करने के लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की बात भी इसमें की गई थी। तो पर्यावरण संरक्षण और विकास के संबंधित ये दस्तावेज था, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से बचाने के लिए दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में एक विश्वव्यापी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे क्योटो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसे किस अन्य के नाम से भी अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो क्योटो सम्मेलन है, क्योटो शहर में 1997 में आयोजित हुआ था, तो ये जो क्योटो सम्मेलन है इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं इसको ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। आपसे ये दो नाम से अगर कोई सम्मेलन पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि 1997 वाला ही सम्मेलन है और ये कहां पर हुआ था? ये क्योटो में हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, क्योटो सम्मेलन में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए 6 गैसों को उत्तरदायी माना गया। इनमें से कौन सी गैस इसमें शामिल नहीं थी? 2 गैसें जो यहां पर दी हैं, जो 2 क्या इसमें 4 गैसें दी हैं, तो 4 में से एक नहीं है, 3 इसमें शामिल है। लेकिन जो 3 के बाद 3 और बच रही है उनके नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें जो 6 गैसों को माना गया था जिम्मेदार ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साऑक्साइड थे। तो इसमें से कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन इसमें नहीं था, नाइट्रस ऑक्साइड था, नाइट्रोजन नहीं था। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साकार्बन, हेक्सा क्लोराइड, और एक कौन सा था इसमें जो कि नहीं दिया हुआ है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये पूरे 6 गैस थे, 6 गैसों को उत्तरदायी माना गया था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस सम्मेलन में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने पर व्यापक सहमति बनी? एक सम्मेलन हुआ था और वो सम्मेलन हुआ 2015 में, 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में 2015 में। फ्रांस का एक स्थान है पेरिस, और पेरिस में एक जलवायु समझौता हुआ था। तो पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने पर व्यापक सहमति बनाई गई। क्या? तापमान, जो वैश्विक तापमान है इसमें जो वृद्धि हो रही है, यानी कि जो इस समय का तापमान है उसमें जो अगली वृद्धि हो वो वैश्विक वृद्धि 2 डिग्री से ज्यादा ना हो, इससे कम हो, मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस हो सकती है, इससे नीचे ही रखने का उसमें एक प्रस्ताव रखा गया और उस पर फिर सहमति हुई। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2015 की बात है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रियो प्लस 20 का आयोजन कहाँ किया गया? अब रियो में 1992 में अगर हुआ था तो रियो प्लस 20 यानी कि 20 साल और जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 2012। तो 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 2012 में जब बारी आई तो ये फिर रियो दी जनेरियो में ही हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 20 से 22 जून 2012 के बीच में ये आयोजित हुआ था, क्योंकि ये सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो रियो में 1992 में भी आयोजित हो चुका था, इसीलिए इसको रियो 20 के नाम से फिर जाना गया, रियो प्लस 20। रियो में ही हुआ, 20 साल बाद फिर हुआ, तो रियो 20 के नाम से ही जाना गया, रियो प्लस 20 के नाम से जाना गया, रियो दी जनेरियो के कारण। और रियो दी जनेरियो कहाँ है ये मैं आपको बता चुका हूं। अगला जो प्रश्न है, रियो 20 सम्मेलन में
रियो 20 सम्मेलन के बाद विश्व के नेताओं ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर सहमति व्यक्त की, जिसे किस शीर्षक से जारी किया गया? तो रियो 20 सम्मेलन, इसको रियो +20 कहिए या रियो 20 कहिए, इस सम्मेलन में इसमें एक शीर्षक जारी किया गया था, एक सहमति व्यक्त की गई थी, एक घोषणा पत्र था। उस घोषणा पत्र में कहा गया था द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट नाम से ये जारी किया गया था। और इसमें क्या भविष्य हम चाहते हैं अपने आगे आने वाली पीढ़ियों का, तो इसके बारे में बात की गई थी। तो ये पूरा आज का जो टॉपिक रहा, उसके 20 क्वेश्चन हमने देखे। अब 10 प्रश्न हमको आज के करंट अफेयर के देखने हैं। इसका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, किस तिथि को आयोजित किया जाता है? 11 जुलाई है आज, तो वर्ल्ड जनसंख्या दिवस है, पॉपुलेशन डे है। 10 जुलाई को, उसके पहले मछली, ध्यान रखिएगा, मछली होगी तभी जनसंख्या खाएगी, और जो जनसंख्या खाएगी फिर उसको फिर और जनसंख्या बढ़ाएगी, यानी कि जनता खाएगी। तो 10 जुलाई ऐसे याद रहेगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। और केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान ये कहाँ पर है? ये मुंबई में स्थित है, और उसने किसान दिवस 10 जुलाई को आयोजित किया, और मत्स्य पालन और प्रजनन को प्रेरित करने के उद्देश्य से यह आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मटल्ला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? ये मछली खाने वालों में भी मैंने देखा है कि उनको फिश भी, अब मुझे तो नहीं पता है क्योंकि मैं नहीं खाता हूँ, तो कहेंगे अरे वहाँ वाली, पता चलेगा कि वो कोई फिश है जो किसी स्थान विशेष पे पाई जाती है, वो बड़ी स्वादिष्ट लगती है। अब ऐसा क्या होता है क्या? ऐसा भी होता है कि गंगा वाली ज़्यादा अच्छी होगी, यमुना वाली खराब होगी, और इस तरीके उन्नाव वाली ज़्यादा अच्छी होगी, इस तरीके से कुछ होता है। तो मटल्ला राजपत्ते अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? इस हवाई अड्डे के साथ में एक वाकया हुआ है। ये कोलंबो के पास में स्थित है, देश आप जान जाएंगे श्रीलंका में, और वैसे भी राजपक्षे लगा हुआ है तो वैसे भी आप जान जाएंगे। 241 किलोमीटर है ये कोलंबो से। यहाँ पर क्या हुआ, ये चीन की कंपनी ने ऋण दिया और उस ऋण की मदद से ये बना, लेकिन जो ये वित्त पोषण हुआ ये बहुत उच्च ब्याज दर पर किया गया। 2013 से ये संचालित हो रहा था, 2016 से फिर ये इतना ज्यादा ब्याज इसके ऊपर पड़ा और इतना घाटे में आ गया कि अभी अपने घाटे से उबर नहीं पा रहा है। तो इसीलिए चर्चा में है। कहने का मतलब चीन के ऊपर किसी भी तरीके से विश्वास करने वाला नहीं है, पैसे वैसे भी नहीं लेने वाला है, सामान तो बिल्कुल ना लीजिए, पैसे भी नहीं लेने वाला, ये दे भी तब भी नहीं लेने वाला है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है? पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना जो है ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, सौर ऊर्जा से संबंधित है कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना। 34,422 करोड़ रुपए की ये योजना है, और नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय उसने शुरू किया है क्योंकि सौर ऊर्जा से रिलेटेड है, और किसानों को अपने खेतों में सौर ऊर्जा पैदा करने और डीजल पंपों के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा। और 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ट्रिपल वायरस सील टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया की पहली रियूजेबल पीपी किट लॉयल टेक्सटाइल मिल्स द्वारा लॉन्च की गई है। यह किस देश की कंपनी है? कौन सी? लॉयल टेक्सटाइल मिल्स किसके द्वारा लॉन्च की गई है? लॉयल टेक्सटाइल मिल्स के द्वारा क्या लॉन्च की गई है? रियूजेबल पीपी किट, और ये भारत की कंपनी है, भारत की कंपनी है। भारतीय कुछ भी कर सकते हैं, आप हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हम करना नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको रोज कहता हूं, आप करना शुरू करिए। आप जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। चाइना के भरोसे हम कब तक मोबाइल फोन चलाएंगे? चाइना के भरोसे हम कब तक छोटी छोटी चीजों पर अपने को डिपेंड रखेंगे? तो ये इसलिए जरूरी है कि हम कुछ करें। आप भी, आपका जो काम है पढ़ाई का, आप पढ़ाई करिए। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। भाग्य बस क्या है, आप जो मेहनत करें उसका परिणाम आपको मिल जाए। फ्री में तो इस दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आप सोच रहे होंगे डेली 30 तो फ्री में मिलता है, ये हमारा आपका बीच का मामला है और ये फ्री में मिलता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन बड़ा कुछ ऐसा आपको जो गेन करना है अपने स्वयं के लिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्यों चर्चा में आई है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, जो मनीला में स्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ये कहाँ है? पेरिस में स्थित है इसका मुख्यालय। इसने अभी 3 साल के ज्ञापन समझौते पर फिर से नवीनीकृत उसको किया है,
पहले से ये ज्ञापन समझौता था, और इसमें जो अब ये नवीनीकरण हुआ है इसलिए चर्चा में आया। और ये इसकी जो स्थापना हुई थी ये नवंबर 1974 में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1974 में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपका जो अपना गोल है ना उसको एक पेपर पे लिखिए, A4 साइज के पेपर में। IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और उसको जहां पे पढ़ते हैं उसके सामने चिपका दीजिए, जहां सोते हैं उसके छत के ऊपर लगा दीजिए और देखते रहिए, उसको ऊर्जा मिलेगी। यूट्यूब पे फालतू वीडियो नहीं देखेंगे, सपना के डांस देखना बंद कर देंगे, और जो इधर उधर आप सर्च करते रहते हैं ना, मुझे सब पता है। क्या? कुछ नहीं पता है मुझे, मैं अंदाजा लगाता हूं कि करते होंगे। वो भटकाव कम हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया? आदिवासी समुदाय के बारे में अभी जो एक गठन हुआ है संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, गिर, बरदा और आलेच जंगलों के क्षेत्रों में रहने वाली 3 आदिवासी समुदाय हैं। तो उन जनजातियों के लिए, उन समुदायों के लिए लाभार्थियों को तय करने के लिए एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। और ये जो आयोग गठित हुआ है ये गुजरात सरकार ने किया है। किस सरकार ने किया है? गुजरात सरकार ने किया है। 1 सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 2 सेवानिवृत्त जिला न्यायालय के न्यायाधीश इसमें होंगे, और 1 सेवानिवृत्त वन विभाग के अधिकारी भी इसमें होंगे। इसके अलावा एक रिटायर्ड कोई कलेक्टर भी इसमें रहेगा। गलत व्यक्तियों को, आदिवासी लोगों का जो लाभ ले लेते हैं जो लोग, उनको रोकने का उद्देश्य इसमें तय किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में किस एशियाई देश ने 2021 से 23 के दौरान एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है? कौन सा देश है जो ये ऐसा करने जा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो परिषद है UNHRC, पाकिस्तान की आधिकारिक प्रसारण सेवा ने अभी ये घोषणा की है। उसी में ये बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के लिए देश के मिशन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक और कार्यकाल के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया है। ये अवधि कौन सी है? 2021 से 23। चाइना का सपोर्ट इसको ही है, उसी के बल पर ये कूदा करता है। और ये एशिया प्रशांत देशों के समूह के लिए 4 सीटें इसमें आरक्षित हैं। 4 सीटों पे इसमें चुनाव होना है। वर्ष 2006 में इसकी स्थापना जब हुई थी तो UNHRC का संस्थापक सदस्य पाकिस्तान भी बना था। तो ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 15 जुलाई को होने वाले भारत और यूरोपीय संघ के बीच आभासी शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारत का जो प्रतिनिधित्व है 15 जुलाई को ये जो सम्मेलन होने जा रहा है यूए और भारत के बीच में, इसका नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ठीक है ना, हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये होगा। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल हैं, और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन। यूरोपीय संघ का ये प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये मार्च में होने वाला था, लेकिन लॉकडाउन के कारण, पूरे विश्व में लॉकडाउन के कारण और कोरोना महामारी के कारण इसको क्या किया गया, आगे टाल दिया गया। अब ये होने जा रहा है कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। हाँ, आज 11 जुलाई है और 11 जुलाई पे आपको जनसंख्या दिवस पे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको देखना है। तो मॉर्निंग का जो या डेली का जो जीके कार्यक्रम होता है उसमें आज यही टॉपिक हमने डिस्कस किया है, उसको देख लीजिएगा। ऐप में भी वो पड़ा हुआ है। ऐप के वीडियो लेक्चर में आप ये सब प्राप्त कर सकते हैं। आप यूट्यूब के भटकाव से बच सकते हैं, जो आप सपना के गाने और बहुत कुछ डॉट 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 सर्च करते रहते हैं। तो उससे बचने के लिए आप IAS प्रेप अकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। वीडियो लेक्चर में IAS प्रेप वाले जो क्लास है वो मिल जाएंगे। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी टीम ने आपके लिए BO के लिए, RO ARO के लिए, RO ARO का हिंदी का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 14 तारीख से। BO का क्रैश कोर्स चल रहा है, और UP PCS और RO ARO का टेस्ट सीरीज भी हमारे पास है। UP PCS का भी 2020 का टेस्ट सीरीज है। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको कोई भी लग रहा है कि ज्वाइन करना चाहिए तो आप 6307281212 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 6307281212 6307281212 इस पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने अनुमान लगाया है कि अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी? और ऐसा अनुमान लगाया है विश्व मौसम संगठन ने। और ये करंट अफेयर का प्रश्न है, लेकिन आज के टॉपिक से ये सीधा रिलेटेड है। विश्व मौसम संगठन ने, ये संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी है विश्व मौसम संगठन, उसने आने वाले 5 वर्षों में कहा है कि औसत जो वैश्विक तापमान है 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और ये वृद्धि वैश्विक तापमान के पूर्व औद्योगिक स्तर से ऊपर होगी, ऐसा कहा जा रहा है।
अगला जो प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कभी कभी आप लोग कहते हैं लिखते नहीं ना, तो देखिए लिख दिया, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज का, किस भारतीय कंपनी ने अपने नए ईंधन खुदरा और गतिशीलता उद्यम जेवी को शुरू करने के लिए यूनाइटेड किंगडम स्थित तेल कंपनी बीपी के साथ समझौता किया है? और ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, है ना। ज्वाइंट वेंचर जो है, ये जेवी का मतलब संयुक्त उद्यम का मतलब ज्वाइंट वेंचर, जेवी। तो इसको करने के लिए अभी रिलायंस इंडस्ट्री ने समझौता किया है बीपी से, ब्रिटिश पेट्रोलियम से इसने समझौता किया है। दोनों कंपनियों द्वारा जारी संयुक्त बयान में ये कहा गया कि नई लॉन्च की गई संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम रिलायंस बीपी मोबिलिटी रखा जाएगा। रिलायंस बीपी मोबिलिटी रखा जाएगा। कुछ दिन के बाद मुझे लगता है तेल, साबुन और जो खाने वाला तेल है, लगाने वाला तेल है, खाने वाला साबुन तो खैर नहीं होता है, सारी चीजें, सब्जी, सब कुछ, मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि रिलायंस ही सब कुछ देगी। और कपड़े उपड़े तो ये खैर ट्रेंड्स हैं, वहां पर अच्छा फैशन आप करते ही हैं, तो वो तो मिलते ही हैं, ये सब भी यही देने लगेगी और सब रिलायंस में हो जाएगा। खैर जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल आप अपने काम पे ध्यान दीजिए और कोरोना से बचे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।